हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरे नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर अपना क्षितिज बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्षितिज बैच कौन सा है? आईआईटी जैम 2023 का ये क्रैश कोर्स है जहाँ पर मैं, संजीव शुक्ला सर और संजय सर आप लोगों के साथ आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम लोग जो है डिलीवर आप सभी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम मेरे पास जो सिलेबस आया था वो था हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस का सीक्वेंस एंड सीरीज, और यहाँ पर अब हमारा जो तीसरा टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। तो चलिए अब हम यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस की नेक्स्ट क्लास को डिलीवर करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहा हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड द डेफिनेट इंटीग्रल का कंप्लीट कंसेप्ट मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। तो देखना मत भूलिएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं ठीक है सर, आप बिना कैसी बातें करते हैं कभी कभार, है ना? देखना मत भूलिएगा सर, देख तो रहे हैं। चलो आओ, तो आज का टॉपिक यहाँ पर क्या है? इनडेफिनेट एंड द डेफिनेट इंटीग्रल। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इनडेफिनेट एंड द डेफिनेट इंटीग्रल। चलो आओ अब हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो हमारी पीपीटी है ये हमारे पीडब्ल्यू की ही पीपीटी है। पीडब्ल्यू जेई चैनल से हम लोगों ने इसको यहाँ पर मंगवाई है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को हल्का सा हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल एंड द न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर द टू वेरिएबल के लिए हम लोग आगे की ओर पढ़ रहे होंगे। ये टॉपिक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए है। बेसिक क्लियर करने के लिए है डेफिनेट और इनडेफिनेट से, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल से आप लोगों के पास जैम एग्जाम में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस हैं वो क्वेश्चन आने के चांस है 0 से 1 क्वेश्चन आने के चांस आप लोगों के पास हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के पास न्यूटन लेबनिज फॉर्म जो होगा ना हमारा, न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल एंड द न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर द टू वेरिएबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के साथ हम इसको यहाँ पर डील कर रहे होंगे। बहुत ही बेसिक सिनेरियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। बहुत ही प्यारा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक होगा। जिनको आता है, जिनको इंटीग्रेशन पूरा का पूरा आता है अच्छे से, वो मे भी इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जिनको नहीं आता है और जिनको आता भी है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जिनको नहीं आता है उनको बेसिक से बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हायर लेवल तक मैं आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस में भी लेके चलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ प्योर मैथमेटिक्स को ही बेसिक टू हायर लेके चलता हूँ। मैं आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आओ जरा अब हम लोग और इस कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो इंटीग्रेशन होता है ये मेरे पास डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। सपोज करो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने उसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास वो क्या आ गया? मेरे पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है ना मेरी बात यहाँ तक? प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी की टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगी। ये आप लोगों का इनडेफिनेट इंटीग्रल में आता है। डेफिनेट इंटीग्रल में तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी नहीं आता। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको अगर मैं और आप लोगों के साथ बिल्कुल और बेहतरीन कंसेप्ट में और आगे बढ़ूं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा? डेरिवेटिव तो सर वो होता है हमारे पास 3x स्क्वेयर। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर क्या होता है? आप लोगों को ये बचपन से ही पता है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनती है? दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ 3 एक और पड़ा था तो ये मेरे क्या बन गया यहाँ से सर एक्स क्यूब प्लस सी बना।
सर ये दोनों बातें तो अलग अलग हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट में भी जीरो भी हो सकता है, और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो जीरो ही आना है, तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर। क्लियर है ना? तो ये इसका बेसिक फॉर्मूलेज है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रल। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास? यहाँ पर हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पर हो रहा होगा। क्लियर है? अब जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास है। अगर मैं आगे की ओर बात करूं तो आप लोगों के 1/x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी होता है, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस का cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होता है, सीकेंड इंटू tan का सीकेंड x प्लस सी होता है। ये सारे इंफॉर्मेटिव फॉर्मूला आप सभी को पता है, मुझे पता है, मुझे पता है आप सभी को ये सारे फॉर्मूलाज पता है मेरे बड़े भाई, मुझे पता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम एक बार जो है यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं। वन अपॉन अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूं कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होता है हमारे पास? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये वही है 1/a। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस c, ये वही है। सिमिलरली हम इसको यहाँ पर कॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, माइनस के कॉट इनवर्स x प्लस सी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर वो क्या हो जाएगा कि बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो वो क्या बनेगा मेरे पास? की एक्स प्लस सी बनेगा। ये देख सकते हो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? की एक्स प्लस सी। सेम यहाँ पर ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, एक्स प्लस एन का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये सेम सभी वही सिनेरियोज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? चलो फास्टली करेंगे इसको यहाँ पर। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर मेरे पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके जी एक्स प्लस सी आ रहा है, तो अगर मेरे को यहाँ पर टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा तो जी टी प्लस टी आएगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल को वेरिएबल से चेंज करना। कैसा? देखो मेरे पास इंटीग्रेशन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वो करके आ रहा है मेरे पास जी एक्स प्लस सी। क्या आ रहा है मेरे पास? जी एक्स प्लस सी। अगर मैंने यहाँ पर x को t से रिप्लेस कर दिया, तो dx को किससे रिप्लेस करूंगा? मैं dt से रिप्लेस करूंगा, तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास? यहाँ से ऊपर वाली टर्म बन जाएगी मेरे पास f ऑफ t dt विच इज इक्वल टू द g ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप चाहो तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको बोलते हैं वेरिएबल को वेरिएबल से चेंज करना, वेरिएबल को वेरिएबल से चेंज करना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वही सेम बात, अगर मेरे पास यहाँ पर cos x की इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस सी होता है, तो t का क्या हो जाएगा? sin t प्लस सी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। आप लोग कहोगे सर जैम के एग्जाम के लिए इसकी क्या जरूरत है, लेकिन मेरा मानना ये है जब तक किसी स्टूडेंट के बेसिक स्ट्रांग ना हो वो आगे के कंसेप्ट को नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं पहले आप लोगों के साथ बेसिक करवा रहा हूँ। बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्टली वे में हम यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको नहीं पता होगी। वो क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है x की विद रिस्पेक्ट टू x, वो मेरे पास अगर क्या वैल्यू आती है? जी एक्स प्लस सी टाइप में वैल्यू आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो तो आएगा ही आएगा आप लोगों के पास विद द सेम फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, लेकिन डिवाइड में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से आप लोगों को डिवाइड करना है हमेशा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से आप लोगों को डिवाइड करना है हमेशा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सर मेरे पास है 5x प्लस 2 का क्यूब और यहाँ से होगा dx, तो मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? तो ये मेरे पास बनेगा 5x प्लस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लेकिन सर कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5, उससे हमारे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5, उससे हमारे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये तो मैंने आप लोगों के साथ अपना कंसेप्ट लिखा, ये हमारा पीडब्ल्यू की टीम में से लिखा हुआ है, सेम कंसेप्ट। नेक्स्ट पार्ट, अगर मेरे पास यहाँ पर हमें पता है, अच्छा ये ई रेस टू पावर एक्स है, ये ई रेस टू पावर एक्स है, ये ढीठ फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ढीठ फंक्शन, इतना ढीठ जितना मर्जी इसको डेरिवेटिव कर लो, इस मेरे भाई को इसको जितना मर्जी डेरिवेटिव कर लो, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, वो ई रेस टू पावर एक्स ही बनेगा। अरे भाई इसको जितना मर्जी इंटीग्रेशन कर लो, वो मेरे पास क्या बनेगी, इंटीग्रेशन प्लस सी, मेरे पास यहाँ पर वो सेम वैल्यू यहाँ पर बनती चली जाएगी। ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी यही होता है। तो ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर ई की पावर में सपोज 5x प्लस 4 है, उसकी इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करनी है, तो जो ई की पावर में होगा 5x प्लस 4 वो तो एज इट इज होगा, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी करना है, इस बात का ध्यान आप लोगों ने जरूर देना है। कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी करना है, इस बात का ध्यान आप लोगों ने जरूर देना है। नेक्स्ट पार्ट है, अगर कोई फंक्शन k फंक्शन जो है कांस्टेंट पॉइंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके इंटीग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दो फंक्शन मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट में है, तो इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, 4 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो 4 बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 4 साइन एक्स प्लस सी। बिल्कुल बेसिक सिनेरियो है, मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा सिनेरियो है जो आप लोगों को हर एक पार्ट में यहाँ पर पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर अगर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है, तो इसका मतलब सर हमारे पास अगर यहाँ पर साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स अवेलेबल है, तो सर इसका मतलब इसको इस तरीके से कर लें हम, यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ सर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये करते हैं भाई, इसको हम मल्टीप्लिकेशन को ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन का नेम हम यहाँ पर लेते हैं, या इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको हम लोग नेम क्या देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। वो नेक्स्ट कंसेप्ट है, हम उसको आगे की इसी क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, इसी क्लास में यहाँ पर डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर बोलूँ तो बिल्कुल ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना आता ही है। कैसे करोगे सर, 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे हम, तो ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3 वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल रही होगी। अब मुझे पता है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको इसी तरीके से सॉल्व करा, दैट इज 1/3 बाहर आ गया, ये 1/1 प्लस 2√3 और ये वैल्यू x हो गई है, इसकी वैल्यू x स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इसको tan x प्लस सी की टर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ सेम क्वेश्चन, बिल्कुल होमवर्क के तौर पे कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस cos 2x की टर्म में लिखते हैं, cos 2x की टर्म में लिखते हैं, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस 2x की टर्म में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x प्लस सी होता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से स्प्लिट करके लिखूँ, इस इंटीग्रल को हम लोगों ने 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 है, तो एलसीएम अलग अलग कर लिया, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/2x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग करने के लिए, अगर एक लेक्चर से आप लोगों का बेसिक रिवाइज हो जाता है, तो एक लेक्चर डिलीवर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कर सकते हो, लाइक सर यहाँ पर x³ प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये इंटीग्रल इधर भी, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx। अब 1 को लिख सकता हूँ मैं 1³ तो a प्लस बी का a³ प्लस b³ मेरे पास फैक्टर क्या यहाँ पर बनेगा, सर ये फैक्टर हमारे पास बनेगा x³ में से
एक्स प्लस वन हम लोगों ने बाहर ले लिया, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन मॉड ऑफ प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ये भाई साहब इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस की एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का एक्स माइनस की लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, जान पूछ के बेसिक उठाया मैंने, जान पूछ के बेसिक उठा रहा हूं मैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोगों के पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लाइक दिस। आप लोगों के पास यहाँ पर हो कि सर ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर हो आप लोगों का दैट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो सर हम यहाँ पर इस तरीके के इंटीग्रल में भी हम एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। या आप लोगों के पास एंगल के अंदर कुछ वैल्यू हो लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स लाइक दिस, एफ ऑफ यहाँ हो जाएगा जी ऑफ एक्स लाइक दिस, और यहाँ पड़ा आप लोगों का जी डैश एक्स प्लस इंटू डी एक्स। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जी ऑफ एक्स को आप लोग टी पुट करोगे ताकि जी डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी बन जाए, मेरे पास डी टी बन जाए। तो ऊपर वाला इंटीग्रल क्या चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ टी डी टी में चेंज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द, सपोज करो उसका आंसर आता है कैपिटल जी ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट टी सी। तो टी की जगह टी की वैल्यू आप लोग डालोगे, आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का, डन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पर है एक्स प्लस वन की पावर वन बाय थ्री। ये पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल है, आई थिंक यही क्वेश्चन है। एक्स प्लस वन की पावर वन बाय थ्री की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वन को हम लोगों ने t पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है t माइनस वन। तो ऊपर वाले इंटीग्रल में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा t माइनस वन, और ये हो जाएगा t की पावर वन बाय थ्री, यहाँ हो जाएगा dt। ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा, t की पावर वन बाय थ्री, ये हो जाएगा फोर बाय थ्री। हाँ, वन प्लस वन बाय थ्री, थ्री ऊपर चला गया, फोर बाय थ्री आ गया, यहाँ से हो जाएगा माइनस टी की पावर वन बाई थ्री, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर है, अगर आप लोगों के पास कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सिक्स डी एक्स। तो अब एक्स की पावर सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स की पावर वन, थ्री की पावर टू, टू की पावर थ्री, और वन की पावर सिक्स लिख सकते हैं। अब इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा फैक्टर यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। हमें पता है कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है ना, थ्री एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ऊपर पड़ा है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पड़ी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सर जहाँ पर भी एक्स क्यूब आएगा उसको हम लिखेंगे। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन, वन प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और इस बेचारे की हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब जैसे ही हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करी तो ये इसको हम लोगों ने टी पुट करा, तो मेरे पास यहाँ से एक्स क्यूब को हम लोगों ने टी पुट करा, तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी बाई थ्री, डी टी बाई थ्री। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व आउट कर रहे हैं। डन, बढ़े आगे, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वही लॉग टेन एक्स का जो फॉर्मूला, टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है, सेम वही लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होती है, या माइनस के कॉस होती है, माइनस के लॉग ऑफ कॉस होती है, और हमें पता है इसको हम लोग यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी कर सकते हैं, जिसको हम लोग लॉग ऑफ वन बाय कॉस एक्स प्लस सी कर सकते हैं, जिसको हम लोग लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो बात एक ही है, बात एक ही है ना?
यही बात है ना। सेम इसी तरीके से कॉट को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लॉग ऑफ साइन एक्स, या हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस के लॉग ऑफ कोसेकेंट। बात एक ही है। डन। यही बात यहाँ पर लिखी हुई। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कॉट को भी हम लोगों ने बता ही दिया कि लॉग ऑफ साइन एक्स की टर्म यहाँ पर होती। सेम वही सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। ये आप लोगों की क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। कोसिकेंट एक्स के इंटीग्रेशन होते हैं कोसिकेंट लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस के कॉट एक्स। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लोगों के कई बार इंटीग्रेशन के अंदर, जैम के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रल कैलकुलस का, तो ये जैम के अंदर भी ये सॉल्व हो जाता है। क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर ए एक्स, और यहाँ आप लोगों के पास है कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। ये आप लोगों को इंटीग्रल निकालना है। ये इंटीग्रल बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से निकलता है, जिसको हम लोग आइलेट रूल बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम अपनी यहाँ पर मैथमेटिक्स की दुनिया में। ये वैसे इसका प्रूफ बहुत लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ फैक्टर बनता है आप लोगों का कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तेरह पॉइंट यहाँ तक, दैट इज ए। अब अगर मेरे पास साइन एक्स हो तो पहले वाला क्या था आप लोगों के पास यहाँ पर? सर पहले वाला था ई रेज़ टू पावर, यहाँ क्या थी हमारे पास? ई रेज़ टू पावर ए एक्स। यहाँ है आप लोगों के पास साइन ऑफ बी एक्स। पहले वाले में था हमारे पास कॉस ऑफ बी एक्स था। वो क्या बन रहा था आप लोगों के पास? ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बन रहा था ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अंदर चेंज क्या आया भाइयों? इसके अंदर चेंज क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स। यहाँ अगर आप लोगों के पास है साइन ऑफ बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी बी इंटीग्रेशन, इसकी भी, तो वो क्या बनेगा? ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बनेगा आप लोगों के पास ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस कॉस, यहाँ पर फैक्टर आप लोगों के पास आ जाएगा बी कॉस ऑफ बी एक्स। यहाँ बनेगा आप लोगों के पास कॉस ऑफ बी एक्स। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान दे देना। क्लियर है ना पॉइंट? नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट वही सेम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों के पास ई रेज़ टू पावर एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन था कभी, तो आप डायरेक्टली लिखते थे ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप लोग इसको लिख लेते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर है। सेम वही फैक्टर आप लोगों के पास, सेम वही। अगर आप लोगों के पास कभी इंटीग्रेशन में x, और यहाँ है आप लोगों के पास f डैश x प्लस f डैश x की टर्म मेरे पास अवेलेबल है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, ये अलग है, तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर लिखेंगे x और f ऑफ x की टर्म, जो इसका इंटीग्रल करके आएगा, तो इसका इंटीग्रल करके आ रहा होगा, वो डायरेक्टली इसी का आंसर यहाँ पर होगा। देखो पहले वाले में मैंने आप लोगों को लिखवाया, दूसरे वाले में यहाँ पर भी cos x आना चाहिए, cos x, cos ऑफ पी। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्टर, फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया। नेक्स्ट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ और जी का अपने को क्या करने को बोल रहे हैं? वो इंटीग्रेशन करने को बोल रहे हैं। तो ये एफ इंटू जी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, यही नहीं आंसर आएगा? ये वही आंसर है, ये वही आंसर है। क्लियर है ना पॉइंट? क्लियर है ना पॉइंट? सेम फैक्टर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो मैंने आप लोगों को करके दिखाया। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट, नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आओ जरा अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी खुराफाती दिमाग हम यहाँ पर लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। खुराफाती दिमाग हम इसको लगाते हैं और इस बेचारे को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, आओ जरा समझते हैं इसको यहाँ पर। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक। बेसिकली ये इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी होता है आप लोगों के पास। इसको प्रॉपर u लिखो, इसको प्रॉपर v लिखो। ये बेसिकली क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ यहाँ आता है बाय पार्ट्स, कि आप लोगों के पास यहाँ पर u इंटू वी में इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। आप लोग इसको यहाँ पर लिख भी लें, ये है क्या बेसिकली, ये दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमारे पास ये अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अब ये जो टू फंक्शन है, ये फर्स्ट और सेकंड कैसे डिफाइन होंगे। हो सकता है मैं इसको ऐसे कर लूँ, दैट इज v इंटू यू कर लूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस सी। ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन सर अब तो वेरिएबल चेंज हो गए। पहले तो फंक्शन थे, अब तो पहले u और v फर्स्ट था और यहाँ पर ये वाला फंक्शन था। यहाँ पर क्या हो गया सर, ये चेंज हो गए हैं। देखो सर ये चेंज हो गए हैं, क्या मतलब सर, हम इनको आगे पीछे तो कर सकते हैं। इनको आगे पीछे करने का एक रूल होता है जिसको हम लोग ILATE रूल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ILATE रूल बोलते हैं, जिसको हम लोग आइलेट रूल के नेम से यहाँ पर जानते हैं। किस नेम से जानते हैं हम इसको यहाँ पर, आइलेट रूल। अब I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L मतलब लॉगरिथम, A मतलब एलजबरा जिसका मतलब x की पावर n से है, जिसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की पावर n से है। T मतलब ट्रिग्नोमेट्री जिसका मतलब हमारे पास है यहाँ पर साइन x कॉस इनवर्स x। इनवर्स का मतलब है यहाँ पर, इनवर्स का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और E का मतलब है आप लोगों को एक्सपोनेंशियल, लाइक e रेज़ टू पावर ax, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर ax प्लस b इज द एक्सपोनेंशियल पॉइंट। क्लियर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल का टर्म यहाँ पर बोल रहे हो। अब एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। अब जैसे कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली इसका जो ये वे है ना, ये वे है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का t बाद में आ रहा है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का t बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब एलजबरा पहला फंक्शन होगा, एलजबरा पहला फंक्शन होगा और t हमारा दूसरा फंक्शन होगा। तो x को हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, cos को हम लोगों ने सेकंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कैपिटल इंटीग्रेशन माइनस का कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव आ गया, cos x का इंटीग्रेशन आ गया, sin 2x प्लस 2, और इसको दोबारा से इंटीग्रल कर दिया। इस पूरे फंक्शन को हम लोगों ने दोबारा से इंटीग्रल कर दिया, जो क्या आया, माइनस के cos 2x डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंट मतलब ये जो हमारा एलजबरा है ये पहले पॉइंट पे है, और एक्सपोनेंशियल ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज x माइनस 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 3x मतलब e रेज़ टू पावर 3x डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज़ टू पावर, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे लाइक दिस। सेम क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। तो हाउ टू चूज द फंक्शन आइलेट, तो ये फर्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर बातचीत यहाँ पर हुई है। सेम फंक्शन, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लियर है ना पॉइंट। नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट है आप लोगों के पास कुछ ऐसी इंटीग्रेशन जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ सही तरीके से हो रही है या नहीं। यस, बिल्कुल ही सही तरीके से यहाँ पर ये हो रही है। बहुत ही प्यारी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, जब आप लोगों के पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाए तो आप लोग यहाँ पर x को a साइन थीटा या x को आप लोग a कॉस थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। x को a साइन थीटा और a
कॉस थीटा के तौर पे आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। अगर आप लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाता है, दोनों ही ये दोनों फंक्शन एक ही जैसे हैं, मानते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, एक्स को या तो आप लोग पुट करेंगे ए का टेन थीटा, या आप लोग उसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे ए का कॉट थीटा। क्लियर है? अगर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, पहले और तीसरे में फर्क है, तो आप लोग एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ए सीकेंट थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिनेरियो होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। या आप लोग पुट करेंगे एक्स को ए कोसेकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा, ए कोसेकेंट थीटा। ठीक है, और इस तरह के इंटीग्रल में आप लोग ये तरीके की वैल्यू को आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो रहा। या आप लोगों के पास कुछ ऐसा फैक्टर आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप लोग इसको कर पाए, तो आप लोगों को एक्स को ए को सीकेंट थीटा, बी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के बी टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है। ठीक है, डन। ओके, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूलाज आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहे हैं। क्विकली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। ये जो बातें हैं ये 12th क्लास की जेई में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है, हाँ, अगर आप लोग फुल कोर्स लेंगे, अगर आप लोग जब हमारा फुल कोर्स आ रहा होगा, फुल जैम बैच आएगा, तब मैं आप लोगों को जो इंटीग्रल कैलकुलस करवाऊंगा वह आप लोगों की 0 टू हीरो लेवल का या 0 टू हायर लेवल का मैं आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस करवा रहा हूँगा, जहाँ पर प्रॉपर आप लोगों के साथ इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। जिसका मतलब मैं आप लोगों का इंटीग्रेशन का भी, जो हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, तीनों कंसेप्ट, मतलब ये दोनों कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ खुद डिलीवर करूँगा अगर मेरे पास ये कंसेप्ट आया तो। क्लियर है ना पॉइंट? नेक्स्ट, वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। क्लियर है ना? कंफर्म? बढ़ूं आगे? पक्का? देखो कैसे करना है, देखो कैसे करना है। अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन और ये dx अवेलेबल है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन। इसके लिए वर्किंग रूल क्या होता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, वो वन बन गया, देन हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना आ गया, जो भी आई वैल्यू, देन उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर वन ऑब्वियसली पहले ही पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया, 1/2, तो प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन गई है, यहाँ से ये मेरे पास वैल्यू बन गई है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 और ये इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, dx। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई है, 1 अपॉन, ये वाली वैल्यू आ गई है 1/2, तो 1/4 हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1/4, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 3 प्लस का 3/4। उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, खत्म कहानी। इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाऊं, हाँ ये देखो यहाँ आ गया, अब ठीक आ गया, दैट इज a sin x b cos x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3/2 x हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, यहाँ dx आ जाएगा। यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आप लोगों का 3/2 x प्लस का 1/2 माइनस के 9/4 प्लस के 9/4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। बस अब क्या करोगे, यहाँ पर इनको कंबाइन कर लो, यहाँ पर सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 का
होल स्क्वायर और यहाँ कितना बच गया 1/2 माइनस के 9/4। ये सॉल्व कर लेना, ये आप लोगों का इंटीग्रेशन आ गया। अब आप लोगों को पता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सॉल्व आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है फैक्टर? यहाँ पर बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आई थिंक हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों के पास है। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक की पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर दिया है। अब ये होता क्या है बेसिकली, नीचे आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से अवेलेबल हो, अप्लाई व्हेन द डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पर अवेलेबल हो। मतलब देखो बेसिकली यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है सर, ये यहाँ से हो जाएगा x³ x² और ये x, तो टोटल ये मेरे पास क्या है x³ का फैक्टर है, लेकिन ऊपर क्या है लीनियर फैक्टर है, डिग्री 1 है। या तो 0 हो सकती है डिग्री, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, नीचे 3 है, उससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो आप लोगों को बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन करना है। जब आप लोगों का डिनोमिनेटर 2 पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाए, मतलब ये फैक्टराइज हो जाए इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो x माइनस ए की पावर 1 है, x माइनस बी की पावर 1 है, तो आप लोगों को 1/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी की टर्म में यहाँ पर लिखना है। ये 5 टाइप की होती हैं लाइक दिस। हो सकता है कि ये ऊपर px प्लस क्यू ना होकर ये 1/x माइनस ए और x माइनस बी की टर्म यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, ये ऐसा हो। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। तो इस तरीके से आप लोगों को a/ पहला फैक्टर, b/ दूसरा फैक्टर कर। क्लियर है? सिमिलरली अगर कोई रूट आप लोगों का रिपीटेड रूट है, दैट इज 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का होल। अगर 3 रूट्स हैं उस किसी डिनोमिनेटर के 3 बार फैक्टराइज हो रहा है, a/ पहला फैक्टर, b/ दूसरा फैक्टर, c/ तीसरा फैक्टर प्लस c की टर्म हमने यहाँ पर उसको लिखनी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। और अगर कोई रूट आप लोगों के पास 2 बार आ रहा है, तो a/ लीनियर, b/ उसी का क्वाड्रेटिक, c/ जो लीनियर टर्म है वो आप लोगों को यहाँ पर करनी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। और अगर वो नॉन स्प्लिटेबल है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों को उसके ऊपर एक लीनियर फैक्टर ले, और कुछ नहीं करना। आप लोगों को अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ लाइक दिस। तो ये है कि आप लोगों के पास पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करो, पहले इसकी आप लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन करो, दैट इज x² प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है जिसको dx का टर्म हम यहाँ पर बोल रहे हैं। बढ़े आगे। पक्का किसी का कोई डाउट हो तो मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना। आप लोगों के पास अब ये फैक्टर यहाँ पर क्या है, क्या करोगे आप इसको, ये रहा मेरे पास पॉइंट, इसको लिखोगे आप a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x माइनस 3। ये पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब जैसे ही भाई मेरे ये अवेलेबल हुआ आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या करना है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है दोनों तरफ, मतलब एलसीएम लेना है। ये फैक्टर उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1, दैट इज x² प्लस 1। ये फैक्टर जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये e इंटू एक्स प्लस 1 और ये x माइनस 3 प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x माइनस के 3, ये पॉइंट होगा, प्लस c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कट जाएगा, और ये x प्लस 1 का होल। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसमें ए बी सी की वैल्यू को किस तरीके से इवेल्युएट करते हो। अगर भाई मैंने x की वैल्यू को -1 पुट करा बोथ साइड, तो -1 पुट करते ही ये 2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और -1 पुट करते ही मेरे पास -4b आ जाएगा, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√3
2 वैल्यू यहाँ पर आएगी। सिमिलरली जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 3 पुट करा तो मेरे पास अब यहाँ पर 3 पुट करते ये वैल्यू 10 बन जाएगी, और 3 पुट करते ये 0 मुझे c मिल जाएगा। 3 पुट करा तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये मेरे पास 16c आ गया। c की वैल्यू 10/16 मेरे पास आ गई, दैट इज 5/4। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो गई है, 5/4। क्लियर है ना पॉइंट? ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। बोलते नहीं, बोल भाई। यस सर। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास है अब a की वैल्यू को फाइंड आउट करना। a की वैल्यू कुछ नहीं होगी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 5/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 1/4। इसको आप लोग इनकी जगह लिखोगे तो माइनस के 1/4 ये कट जाएगा। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, माइनस के 1/2, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस के 1/2, b कट जाएगा। और मेरे पास c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c की वैल्यू कितनी है 5/4, ये हो जाएगा 5/4, ये कट जाएगा। तो काटने के लिए हम यहाँ पर इरेजर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, और ये। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। लास्ट टॉपिक है आई थिंक, ये लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का। आज की क्लास का मतलब इस डेफिनेट इंटीग्रल का ये लास्ट पॉइंट आप लोगों के पास ये अवेलेबल है। बस ये ज़रा सा ही हम यहाँ तक इसी को यहीं तक ही पढ़ेंगे। हो गया इसको, हाँ क्यों नहीं कर रहा है ये? हाँ आ गया। दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर आप लोगों के पास हो, या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो, आप लोगों को क्या करना है, लीनियर फैक्टर को a टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b आप लोगों को यहाँ पर करना है। लीनियर को आप लोगों को क्या करना है, a टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b आप लोगों को यहाँ पर करना है। दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों का काम डन। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को आप लोगों ने a टाइम डेरिवेटिव प्लस b करना है। a और b की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उसको उसकी जगह पे लिखना है, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करोगे तो वहीं पहुंच जाओ। लिख दिया। अब ये वाला फैक्टर एक बार इसके नीचे ले आओ, और एक बार ये 7 के नीचे, लाइक दिस। तो देख सकते हो 3/2 बाहर आ गया, और ये 7 अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसको हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर वाला टॉपिक देखा था वो वाला है ये। और ये नीचे क्या बन जाएगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। लॉग ऑफ फंक्शन, हमें हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करें। चलिए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमारा लास्ट टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट आउट यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डेफिनेट इंटीग्रल और न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 1 वेरिएबल, न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 2 वेरिएबल और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करूंगा। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ सरफेस इंटीग्रल के ऊपर बातचीत हम लोग कर रहे होंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर बातचीत यहाँ पर कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।